हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग करने वाले हैं कंपनी लॉ का पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है जिसमें मैंने स्मॉल कंपनी तक ख़त्म करवा दिया था। आज हम लोग डॉर्मेंट कंपनी पे स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करना। सो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर आज ये ख़त्म करेंगे। डॉर्मेंट कंपनी, मैं हमेशा से बोलता हूँ ये कंपनी नहीं, ये एक स्टेटस है। क्यों है ये मैं अभी एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो ये मैं हूँ AKG एंड मेरे को ना एक AI रोबोट्स बनाने का बिजनेस खोलना है, ठीक है, रोबोट्स वगैरह बनाने का। बट अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज 2027 तक आएंगे। तो उस समय मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस करूँगा, रोबोट्स बनाऊँगा कंपनी खोलकर। बट मैंने फिर सोचा कि भाई 2027 तक अगर मैं वेट करता हूँ, आज से 2 साल 3 साल बाद, तो हो सकता है चांसेस ये है कि पहले ही कोई बड़ा कंपनी बना ले और मैंने जो नाम सोचा उस नाम से बना ले, या फिर उसने उसके पास रिसोर्सेस आते ही वो स्टार्ट कर दे और मैं यहाँ पेपर वर्क में लगा रह जाऊँ। तो ऐसा कंपटीटर को देखकर मैंने सोचा कि मैं अभी कंपनी खोल के रख लेता हूँ, सारे लीगल कंप्लाइंस अभी ही कर लेता हूँ। जैसे ही मेरे पास रिसोर्सेस आएंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा रोबोट्स बनाना, जिससे मैं क्या बाकी जो मेरे कंपटीटर होंगे मार्केट में उनसे मैं एक एडवांटेज ले पाऊँ, उनके ऊपर मैं एडवांटेज ले पाऊँ। मैंने ये सोचकर प्लान किया, तो मैंने 2025 में ही एक कंपनी खोल लिया। बट दिक्कत ये था 2027 तक तो मेरे को कोई बिजनेस ही नहीं करना था। ये कंपनी जो मैंने खोला इसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है, और अगर मैं बिजनेस नहीं करता हूँ तो मेरे कंपनी को रिमूव कर देगा रजिस्ट्रार कि भाई ये इनएक्टिव कंपनी है, ये तो बिजनेस ही नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को लॉ मेकर ने समझा और लॉ मेकर ने एक कॉन्सेप्ट बनाया डॉर्मेंट कंपनी का। लॉ मेकर ने बोला मान लो अगर एक कंपनी रजिस्टर हुआ या फॉर्म हुआ कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और वो कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, यानी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे मेंटेनेंस का खर्चा ये सब ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो वैसे कंपनी को हम लोग इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे। और वो रजिस्ट्रार के पास जाकर अप्लीकेशन दे सकता है और स्टेटस ले सकता है डॉर्मेंट कंपनी का। ये स्टेटस ले लेगा तो फिर वो अपना काम फ्यूचर में स्टार्ट कर सकता है, रजिस्ट्रार उसको रिमूव नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट आया डॉर्मेंट कंपनी का। अब डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेता कौन है? एक इनएक्टिव कंपनी। तो इनएक्टिव कंपनी क्या हुआ, क्वेश्चन आता है। तो इनएक्टिव कंपनी एक ऐसा कंपनी है, या तो वो कोई बिजनेस नहीं कैरी कर रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, या और है यहाँ पर ध्यान रखना, उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया, यानी बड़े अच्छे ट्रांजैक्शंस नहीं किए, और या उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न लास्ट 2 सालों में नहीं फाइल किया, तो वैसे कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे और वो जाकर स्टेटस ले सकता है डॉर्मेंट कंपनी का। अब क्वेश्चन आता है कि क्या रजिस्ट्रार खुद से किसी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर कर सकता है? तो आंसर यस। मान लो कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से फाइल नहीं कर रहा, 2 लगातार सालों से, ठीक है, लगातार, तो रजिस्ट्रार ना एक नोटिस इशू कर देगा उस कंपनी को, और उस कंपनी को एज अ डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, रजिस्टर कर देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब रजिस्ट्रार खुद से। 2 तरीके से तुम्हारा कंपनी डॉर्मेंट कंपनी बन सकता है। एक, तुम खुद जा रहे हो रजिस्ट्रार के पास कि भाई दे दे मेरे को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस, या रजिस्ट्रार जो है खुद तुमको सुओ मोटो में तुम्हारे कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी में मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? तो देखो, एक अगर पब्लिक कंपनी है, मान लो मैं पब्लिक कंपनी खोलता तो मेरे डॉर्मेंट कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं डॉर्मेंट कंपनी के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, अगर वो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा तो रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ कर देगा, यानी मेरे कंपनी का नाम हटा देगा डॉर्मेंट कंपनी से। तो ये बात ध्यान रखना। और पता है इस डॉर्मेंट कंपनी पे पूरा एक चैप्टर है डिटेल में CS एग्जीक्यूटिव में, जो तुम्हें पढ़ना होगा, एंड सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है वो CS एग्जीक्यूटिव का, कंपनी लॉ का। जब तुम CS एग्जीक्यूटिव आओगे तो वहाँ पर बोलना, मैं ये चैप्टर भी वहाँ करवा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ो, निधि कंपनी। ये बहुत ही एकदम हलवा जिसको बोल सकते हैं,
एक ऐसा कंपनी जो कि बना है इस पर्पज से कि वो सेविंग का हैबिट जो है अपने मेंबर्स के बीच में डेवलप करे, वो मेंबर से ही डिपॉजिट लेता है और मेंबर को ही लेंड करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं निधि कंपनी। अब प्रोड्यूसर कंपनी, देखो ये प्रोड्यूसर कंपनी क्या हुआ, एक ऐसा, इसका सेक्शन दिया है, देखो सेक्शन 378A सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये बोलता है प्रोड्यूसर कंपनी एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो एज पर सेक्शन 378 सबसेक्शन एज पर 378B के अंदर है। समझो, मान लो मैंने कोई एक ऐसा कंपनी खोला AKG प्राइवेट लिमिटेड, मेरा कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया कि कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो बिजनेस करना है उस पर्पस के साथ कंपनी खोला जाता है। तो मान लो मेरा कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव सेक्शन 378B के अंदर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, यानी इस सेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव में अगर मेरा कंपनी का है तो मेरा कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए हैं यहाँ देखो लिस्ट दिया हुआ है, क्या सारे याद करने हैं? नहीं, बस एक बार रीडिंग मार लो, मेनली एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, उसके बाद फिर प्रिजर्विंग, मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई, एजुकेशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंट, उसके बाद इंश्योरेंस और प्रोड्यूसर्स, प्रमोटिंग टेक्निक्स। तो मेनली प्रोड्यूसर रिलेटेड ही चीज़ इंक्लूड है, बस एक बार रीडिंग मार लेना। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या हुआ, बैंक हमें क्या करता है, लोन देता है। कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग कंपनी है जो बैंक नहीं है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर बने हैं, बट उनका काम क्या है, वो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मुथूट फाइनेंस, वो गोल्ड लोन देता है, क्या वो बैंक है? नहीं है, वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ये तुमको बस एक बार रीडिंग मान लेना, और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अब देखो कंपनी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक लीगल पर्पस होना चाहिए, यानी तुम जो कंपनी फॉर्म कर रहे हो ना उसका लीगल पर्पस होना चाहिए। तुम मर्डर करने के लिए, किडनैपिंग के लिए कंपनी नहीं खोल सकते, ठीक है। और एक पब्लिक कंपनी अगर तुमको खोलना है तो तुमको 7 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी खोलना है तो 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए, और 1% में 1 लोग से भी काम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपनी फॉर्म होगा, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है, और अनलिमिटेड भी हो सकता है। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, अभी मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो ये रिलायंस है, ठीक है, एंड इसके मैंने एक शेयर परचेस किया, और इसका एक शेयर का दाम सपोज करो 10 रुपया, जिसमें से 8 रुपया मैंने पे कर दिया है, एंड 2 रुपया अभी मेरे को पे करना बाकी है। तो मेरा लायबिलिटी कितना होगा, मेरा लायबिलिटी बस ये 2 रुपया ही है ना। मेरे को और कितने पैसे देने हैं रिलायंस को, 2 रुपया। अब इस 2 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा क्या रिलायंस मेरे से मांग सकता है? द आंसर इज नो। तो जितना अनपेड अमाउंट है उतना ही मेरे से रिलायंस मांग सकता है, उससे 1 रुपया मैं नहीं देने वाला, ठीक है। तो मेरा लायबिलिटी कितना है, लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट, ठीक है। गारंटी कंपनी क्या हुआ, देखो मान लो ये मेरा कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, AKG प्राइवेट लिमिटेड, एंड इस कंपनी में मैंने गारंटी दिया है कि भाई ये कंपनी जब बंद होगा मैं 1 लाख रुपया दूंगा। मान लो मैंने इस कंपनी में गारंटी लगा के रखा है कि जब ये कंपनी बंद होने लगेगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे 1 लाख रुपए मैं दूंगा। तो मेरा लायबिलिटी क्या हुआ, अब लिमिटेड हुआ अप टू द गारंटेड अमाउंट, 1 लाख गारंटेड अमाउंट। क्या 1 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा कंपनी मेरे से मांग सकता है? नहीं मांग सकता भाई, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब आते हैं अनलिमिटेड कंपनी, ये क्या हुआ देखो। अब अनलिमिटेड कंपनी क्या हुआ देखो, मान लो ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एंड इसका एक मैं मेंबर हूँ AKG। ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है। अब अनलिमिटेड कंपनी में ना मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, लिमिटेड कैसे होगा? देखो सुनो समझो, जब तक XYZ लिमिटेड चल रहा है, बिजनेस अपना कंटिन्यू कर रहा है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे, मैं यहाँ मेंबर हूँ, मेरा लायबिलिटी लिमिटेड ही है। बट जिस दिन ये अपना बिजनेस बंद करके वाइंडिंग अप पे जाएगा, यानी कंपनी बंद होने लगेगा और इसके एसेट्स कम पड़ जाएंगे लायबिलिटी को पे ऑफ करने में, तब उस दिन मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, मेरे को पैसा देना पड़ेगा अनलिमिटेड एक्सटेंट तक। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या है अनलिमिटेड कंपनी।
ठीक है, और यही उनके डिफिनेशंस यहाँ लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है वो देखो। सबसे पहले ये कैपिटल बोल रहे हैं, कैपिटल क्या है? कैपिटल एक तरह से मनी है जो कि रेस किया जाता है इशू, शेयर इशू करके, बस कैपिटल यही डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो शेयर क्या होता है? शेयर ना कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। अब क्या स्टॉक इंक्लूड होता है, कैसे होता है, इसमें तुम एक चैप्टर पढ़ोगे शेयर कैपिटल CS एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। इसमें तुम्हें पढ़ना होगा सेक्शन 23 से लेकर 69 तक, इतना तुमको पढ़ना होगा। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही लेंदी बोल सकते हो, हाँ लेंदी चैप्टर है CS एग्जीक्यूटिव में। तो उसमें अभी मैं उतना इन डेप्थ नहीं घुस रहा हूँ, बस इतना समझ लो शेयर मतलब क्या होता है। शेयर होता है कैपिटल में और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड है। अब कंपनी लॉ में कैपिटल, शेयर जो कैपिटल होते हैं वो कितने तरह से क्लासीफाई हैं। सबसे पहला नॉमिनल, ऑथराइज, रजिस्टर, ये तीनों एक ही नाम है, मतलब और है भाई, एक ही चीज़ के नाम है। तो नॉमिनल, रजिस्टर, ऑथराइज कैपिटल क्या हुआ? कंपनी अपना जितना कैपिटल के साथ फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से जितना इशू किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इशू कैपिटल। जितना सब्सक्राइब करेंगे, इशू किए लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। फिर जितने पे मैंने पैसा मंगवाया, मेरा कंपनी ने पैसा मंगवाया, उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। जितने ने पैसा दिया उसको पेड अप कैपिटल बोलेंगे। एंड फिर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब इसको एग्जांपल से समझाता हूँ भाई, तुम लोग ऐसे दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा। मान लो मेरा ये कंपनी है एंड मेरा कंपनी बना 10 लाख कैपिटल के साथ, इसको नॉमिनल ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं, पहला वाला, ठीक है। उसके इस 10 लाख में से 5 लाख मैंने इशू कर दिया लोगों को ऑफर दिया कि आइए मेरा सब्सक्राइब करिए मेरा शेयर्स को, तो ये 5 लाख इशूड कैपिटल हो गया, इशूड कैपिटल, ठीक है। इस 5 लाख में मान लो 4,75,000 4,75,000 सब्सक्राइब कर लिया लोगों ने, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद इस 4,75,000 में मैंने अभी 3 लाख रुपए ही मंगवाया है, इसको मैं बोलूँगा कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। अभी मैंने 3 लाख मंगवाया, 1,75,000 बाद में मंगवाऊंगा। फिर इस 3 लाख में मैंने मंगवाया, 3 लाख मैंने लोगों से मांगा, लोगों ने मेरे को सिर्फ 2 लाख दिया, 1 लाख मेरे को नहीं दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है। एंड ये जो 1 लाख नहीं मिला इसको फिर कॉल एंड एरियर्स, ये सब तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लो किस कैपिटल को क्या क्या बोलते हैं वो मैंने यहाँ चार्ट से तुम्हें समझा दिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ना प्रेफरेंस मिलता है, नाम में ही पता चल रहा है प्रेफरेंस, यानी उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। किस में? जब भी डिविडेंड का पेमेंट होगा सबसे पहले इनको होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, कुछ बच गया तब इक्विटी वालों को होगा। इसी तरह जब वाइंडिंग अप होगा, जो रीपेमेंट होगा कैपिटल को, पहले इनको होगा बाद में उनको होगा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। पता है तुम्हें एक चीज़, CS एग्जीक्यूटिव में ये 30 मार्क्स तक, अप टू 30 मार्क्स तक जो है ये चैप्टर आता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का। ये चैप्टर अप टू 30 मार्क्स तक हाई वेटेज चैप्टर है, भयानक भाई। यहाँ तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स में 1 पेज 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा भाई, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो समझाता हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं घुसूँगा क्योंकि भाई मैं इसमें जब डिटेल में घुसता हूँ मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, तो भाई ख़त्म ही नहीं होगा कभी। फिर एक बात ध्यान रखना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट इसको मैनेज कौन करेगा? मान लो रिलायंस और टाटा ने मिलकर कंपनी खोला, तो क्या रिलायंस टाटा ही कंपनी चलाएंगे? नहीं भाई, कंपनी तो कोई इंसान ही न चला सकता है, साइन कैसे करेगा कोई? तो कंपनी भले ही कोई भी खोल ले, लेकिन इसको रन कौन करता है? वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ही होता है, और उसी को रन करने के लिए हम लोग कंपनी में एक बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। यानी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? देखो सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ कंपनीज एक्ट वो बोलता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले समझो,
मान लो मैंने एक कंपनी बनाया है एकेजी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने नाम पे सब कुछ करेगा, बट कंपनी चलेगा कैसे, उसको चलाएगा कौन? तो उसको एक इंसान ही चला सकता है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग चला सकता है। तो मैं उस कंपनी में मैंने अपने आप को अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर का काम क्या होगा, ये कंपनी को चलाएगा, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी का सारा काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर, ठीक है। एंड एक डायरेक्टर नहीं होते कंपनी में, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और जब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर साथ बैठते हैं तो उनको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे एक सेक्शन 149 आता है, वो बोलता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, कोई बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, ठीक है, नो बॉडी कॉर्पोरेट। फिर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, हर एक कंपनी में मिनिमम नंबर्स 3 डायरेक्टर, अभी मैंने ऊपर भी बताया है कि 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी में मैंने बताया था 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और ओपीसी के केस में 1 डायरेक्टर में भी काम चल जाएगा। एक चीज़ है, तुम लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना, कंपनी खोलना है तो मिनिमम मेंबर अलग है और मिनिमम डायरेक्टर अलग है। अगर मिनिमम मेंबर की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1 है, ये मेंबर है। और डायरेक्टर अलग है, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1 ही, इधर उधर का मत करके आ जाना, ठीक है। और उसके बाद एक कंपनी ना मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अपना कंपनी में, 15 कर सकते हैं मैक्सिमम, और इस 15 के लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है एसआर पास करके। एसआर क्या होता है, जनरल मीटिंग में कंपनी का मीटिंग होता है शेयर होल्डर का, उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है। अगर वो अप्रूवल 75% या उससे ज़्यादा अगर ले लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर। तो कंपनी 75% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेकर इस 15 का जो लिमिट है मैक्सिमम डायरेक्टर का, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है, ये जो रिस्ट्रिक्शन का सेक्शन है, ये सेक्शन 8 कंपनी यानी एनपीओ पे नहीं लगता। कौन सा रिस्ट्रिक्शन, ये जो 15 का लिमिट का रिस्ट्रिक्शन है ना, ये सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक और सेक्शन आता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। ये क्या बोलता है, हर एक कंपनी में एक जो है डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रह रहा है 182 डेज प्रीवियस कैलेंडर ईयर। यहाँ क्यों लिखा है मेरे को नहीं पता, करंट फाइनेंशियल ईयर है, पता नहीं यहाँ अपडेट क्यों नहीं हुआ है। एक बार मैं बेयर एक्ट से देख लेता हूँ, मेरे को कंफर्म है कि करंट ही है, फिर भी एक बार मैं बेयर एक्ट से देख के, अगर यहाँ करंट नहीं होगा तो मैं नीचे इसके कमेंट पिन कर दूंगा, अगर करंट ही होगा तो वो भी मैं कमेंट में लिख कर कल सुबह तक बता दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेना, मेरे को अच्छे से एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कंफर्म हूँ यहाँ करंट होगा, फिर भी एक बेयर एक्ट चेक कर लूँगा भाई गलत क्यों पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हर एक कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज या उससे ज़्यादा, इसको हम लोग रेसिडेंट डायरेक्टर भी बोलते हैं। और उसके बाद एक और इसमें सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 एक और बात बोलता है, वो क्या बोलता है कि कुछ कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगे उसमें एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए। पता है ये बहुत ही खतरनाक सब सेक्शन है, इसमें ना 149 में अराउंड मेरे ख्याल से 13 सब सेक्शन है। तुम्हें सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है, प्लस इसमें तुमको एलओडीआर रूल्स भी पढ़ना होगा, बहुत चीज़ पढ़ना होगा। अभी बस इतना समझ लो कुछ कंपनी के अंदर तुमको वुमेन डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। हम लोग डायरेक्टर के बारे में समझ गए, कितने मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम का लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, एक इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है, उसके एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, उसके बाद किसी कंपनी में जो प्रिस्क्राइब्ड है एक वुमेन डायरेक्टर भी रखना होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इतना चीज़ समझे डायरेक्टर के बारे में, आखिर डायरेक्टर को अपॉइंट करें तो करें कैसे। तो देखो इससे डील करता है सेक्शन 152। वो क्या बोलता है, अगर कोई प्रोविज़न मेड नहीं है आर्टिकल में कैसे फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, तो जो सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम के जो कि इंडिविजुअल हैं उनको फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा जब तक कि डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे। देखो सिंपल सा बात है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स,
ऑनर कौन है कंपनी के? जिनके पास शेयर्स हैं वो ऑनर है। तो डायरेक्टर को अपॉइंट भी शेयर होल्डर्स करते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट डायरेक्टर का। अब ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई, एक सेक्शन तो छोड़ो, ऐसे ही मैं ट्राई करता हूँ। देखो, कंपनी ने जैसे इनकॉर्पोरेट होता है तो उसको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, और ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। और वो डायरेक्टर्स क्या है यार, कैसे समझाऊं? सेक्शन कनेक्ट करूंगा तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये पूरा 152 सब सेक्शन दे दिया है भाई, ये कैसे बना दिया इन्होंने। चलो फर्स्ट डायरेक्टर, देखो कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक फर्स्ट डायरेक्टर, एक सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर क्या होते हैं? मारो गोली, अभी तुम्हें नहीं समझना। अभी बस इतना समझो कि डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं या तो आर्टिकल्स ने बोला हो कि कैसे अपॉइंट होने हैं, कौन कौन फर्स्ट डायरेक्टर होगा, या तो आर्टिकल्स में ये बातें लिखी हो, या फिर अगर नहीं लिखा आर्टिकल में तो जो भी सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम के, जो कि इंडिविजुअल हैं, ह्यूमन बीइंग है, उन सब को डायरेक्टर मान लो। दो तरीके से डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। पहला, मान लो आर्टिकल्स में सारी बातें लिखी है कि कैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, कैसे डायरेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो उस सिचुएशन में मान लो कि मेमोरेंडम में जो भी सब्सक्राइबर होंगे, जो इंडिविजुअल होंगे, वही डायरेक्टर होंगे। बस इतना समझ लो और मत ज़्यादा समझो भाई, ज़्यादा डिटेल में मैं कैसे यहाँ समझाऊँ तुम्हें। एक पर्सन तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डिन नंबर भी बोलते हैं, DIN। अब तुम्हारे पास जैसे मान लो तुम CS बन जाओगे, CA बन जाओगे, CA बनने के बाद ना एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, वो नंबर ही तुमको, उस नंबर से तुम जाने जाओगे कि भाई ये CA है, इसका ये नंबर है। उसी तरह डायरेक्टर बनने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन देकर एक नंबर लिया जाता है जिसको बोलते हैं डिन नंबर। ये नंबर अगर तुम्हारे पास है तो तभी तुम डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। इनके पास, हर लोगों के पास जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके पास डिन नंबर होना चाहिए, ठीक है, और वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सेक्शन कनेक्ट होता है, तुमको याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लो कुछ डिसक्वालिफिकेशंस होते हैं, यानी कुछ लोगों को बोला गया है कि तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वैसे लोग नहीं होना चाहिए तुम, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास डिन नंबर होना चाहिए। बस इतना समझ लो, अभी और ज़्यादा मत समझने जाओ भाई, छोड़ दो। डायरेक्टर बनना है तो तुमको अपना कंसेंट देना होगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। बिना कंसेंट के तुमको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। और उसके बाद ये कंसेंट जो है रजिस्ट्रार को फाइल कर देना है। भाई रजिस्ट्रार को तो बताओगे ना कि हाँ इसने अपना कंसेंट दे दिया, 30 दिन के अंदर अंदर उसके अपॉइंटमेंट के लिए बता दोगे। यानी तुमको मैंने अपने कंपनी में डायरेक्टर रखा तो मैं तुमसे दो चीज़ मांगूंगा। पहला चीज़ मैं मांगूंगा तुमसे कि क्या तुम्हारे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डिन नंबर है। तुमने बोला हाँ मैंने डिन नंबर लेकर रखा है, ये देखो, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई कहीं तू डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, मैं एलिजिबल हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा ठीक है तू अब लिख के अपना कंसेंट दे दे। तो तुम क्या करोगे, लिखोगे और कंसेंट दोगे कि हाँ मैं AKG के कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। वो कंसेंट मैं लूँगा, ठीक है, वो तीनों चीज़ मैं लूँगा। फिर तुमको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट करने के बाद जो मैंने तुमसे कंसेंट लिया वो मैं रजिस्ट्रार के पास ले जाऊंगा, 30 दिन के अंदर अंदर उसको दूंगा रजिस्ट्रार को, और बोलूँगा देखो भाई सब कुछ मैंने ले लिया है, उसका अपॉइंटमेंट हो गया है, और अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाएगा। अब डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होंगे, तो देखो अगर आर्टिकल बोला है कि सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे तो भाई आर्टिकल की बात सुननी है। आर्टिकल जो बोल दे, आर्टिकल बोले ये डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा। आर्टिकल बोले कि सारा डायरेक्टर रिटायर होगा तो सारा डायरेक्टर रिटायर होगा। लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होता है, लेकिन अगर नहीं लिखा है आर्टिकल में कुछ भी, तो भाई 2/3 जो टोटल नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स होंगे पब्लिक कंपनी के, वो रिटायरमेंट के लिए लायबल होंगे रोटेशन से, ठीक है, और उनको फिर रिअपॉइंट किया जा सकता है। अब मान लो एक कंपनी में 9 डायरेक्टर है, ये कंपनी है मेरा,
AKG, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, अच्छे से समझना। ये मेरा कंपनी है AKG, प्राइवेट नहीं भाई, पब्लिक, AKG लिमिटेड, ये मेरा कंपनी है AKG लिमिटेड, ठीक है। एंड इस कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं। अब ये डायरेक्टर्स रिटायर कैसे होंगे? देखो, डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, AGM में। तो देखो, 2 ऑप्शन से वो रिटायर हो सकते हैं। पहला, AOA में लिखा हुआ है, मेरे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सारे डायरेक्टर्स जो है हर AGM पे रिटायर हो जाएंगे। तो भैया ये 9 के 9 रिटायर हो जाएंगे अगर मेरे AGM में, AOA में ये बात लिखा हुआ है तो। बट मान लो मेरे AOA में ये बात नहीं लिखा हुआ, तो उस सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, सेकेंड वन में जो 9 डायरेक्टर्स है इसमें से 2/3, भाई मेरी मैथ कमज़ोर है, यानी 6 डायरेक्टर ना लाइबल होंगे, रिटायर, लाइबल टू रिटायर। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो रिटायर करेंगे, मैं बोल रहा हूं कि वो लाइबल होंगे। वो क्या होंगे? लाइबल होंगे रिटायर करने के लिए। इनमें से सारे रिटायर नहीं होंगे, ये 6 में से 1/3 रिटायर होंगे, यानी 2 डायरेक्टर। 9 डायरेक्टर, देखो यहां समझो, 9 डायरेक्टर है मेरे कंपनी में। 9 डायरेक्टर में से 2/3, यानी 9 में से अगर 2/3 करे तो 6 डायरेक्टर लायबल होंगे, यानी उन 6 में से कोई 2 रिटायर होगा। बात को समझो, 9 में से 3 तो पहले हट जाएंगे क्योंकि वो 3 लायबल ही नहीं है, वो 3 रिटायर नहीं होंगे। उन 6 में से मेरे को 2 डायरेक्टर को रिटायर करना है हर AGM पे, और वो डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी किया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद भी। अब वो रोटेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो। अच्छा हुआ भाई सेक्शन नहीं दिया, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। जो रिमेनिंग डायरेक्टर हैं वो ऑल्सो अपॉइंट हो सकते हैं कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो पब्लिक कंपनी का होगा, जस्ट आफ्टर, इसमें तो पूरा सेक्शन दिया हुआ है यार, ये ऐसे नहीं बताया जाएगा। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। छोड़ो इसको। ये जो टॉपिक है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, और इसके बाद मैं देख लेता हूँ, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स भी ज़्यादा है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, डायरेक्टर में पार्टिसिपेट आ जाएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स मीटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक इसको मैं डिटेल में लिख कर करवाऊँगा नोट्स के साथ, क्योंकि ये ऐसे पढ़ने वाला नहीं है। मैंने अभी तुम्हें समझाया एंड मेरे को पता है कि भाई तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, एंड मैं चाहता तो अभी खींच के पूरा करवा देता 10 मिनट में, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बेस्ट नॉलेज मिले, क्योंकि मैंने बोला है कि तुम्हें बेस मजबूत करवा दूंगा भाई CSEE में। एंड मेरे को लगता है यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ ऐड इन्होंने किया है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ ऐड किए। एंड पता है तुम्हें ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी मैं जिस तरह मैं तुम्हें बता रहा था, हो सकता है कि आगे चल के तुम्हें अच्छा ना लगे, मतलब लगे कि भाई अच्छा नहीं है ये चैप्टर, तो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, तो तुम आगे ये चैप्टर पढ़ोगे नहीं। इसलिए इसका वीडियो मैं कल फिर लाऊंगा। अभी मैं बिजनेस एथिक्स और ये को जो छोटा टॉपिक था कुछ एथिकल डायलेमा, इनको मैं ख़त्म करवा देता हूँ। ये 2 छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ नहीं है, उतना कोई टेक्निकल नहीं है। वो 3 टॉपिक बहुत टेक्निकल है और उसको मैं लिखकर अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा, चाहे 1 घंटा क्यों न लगे। अच्छे से अभी इस पर फोकस करो। पता है ये बेस हो गया तुम्हारा, यहाँ पर तुम अगर ये कर लोगे ना, पूरा सेक्शन ही उठा के उन्होंने दिया है, मैं सेक्शन के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जीक्यूटिव का भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगा भाई, बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, टाइम अभी है नहीं, 30 मिनट हो गया है, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाता नहीं हूँ। अभी बिजनेस एथिक्स करवा लेता हूँ, छोटा सा होगा टॉपिक। एंड उससे पहले जितना करवाया रीडिंग मार लो, उसको छूना मत। मेरे को भी नहीं पता था कि इतना डिटेल में उन्होंने दिया है, तो उसको मैं डिटेल में करवाऊँगा।
जितना करवाया है, देखो 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये पूरा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से लूँगा मैं, भले ही मैंने ये अभी तुमने समझा दिया, बट इसको मैं फिर से करवाऊँगा, ठीक है। मेरे को भी अच्छा लग रहा है और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा भाई, पूरा चैप्टर ये मेरे को भी अच्छा होगा, मेरे को भी बेनिफिट है, तुमको भी है, ठीक है। चलो अभी छोटा सा चैप्टर एक टॉपिक कर लेते हैं, बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या मतलब होता है? मोरल, कुछ सही या गलत, सबका कुछ ना कुछ एथिक्स होता है। जैसे सीएस प्रोफेशनल का भी एथिक्स होता है कि हमें जो है सही काम करना है, ट्रू एंड फेयर काम करना है, इसी को हम लोग एथिक्स बोलते हैं। इट इज़ अ सेंस ऑफ होता है क्या सही है क्या गलत है, इसी को हम लोग बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। अब ये एथिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो देखो, नॉट टू डू एनी एविल। उसके बाद मीन्स एंड इंड्स, क्या होता है? मीन्स मतलब होता है गुड्स एंड इंड्स मतलब होता है गोल। यहाँ क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बिजनेस एथिक्स का ये होता है कि मीन्स और टेक्निक्स जो अडॉप्ट किया जाएगा वो प्योर होना चाहिए। यानी जो मेरा तरीका है बिजनेस करने का और जो मेरा गोल है बिजनेस करने का वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। एविल काम मैं नहीं करूँ, मतलब गलत सलत इस इंटेंशन से कि दूसरे को हर्ट हो, ये सब काम नहीं करूँ मैं। उसके बाद कोऑपरेशन इन एविल, नॉन कोऑपरेशन इन एविल, मतलब कोई दूसरा गलत कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट भी ना करूँ, ठीक है। दूसरे के साथ कोऑपरेट करूँ। पब्लिसिटी, इक्विवेलेंट प्राइस, मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हाई ना रखूँ, ठीक है। यूनिवर्सल वैल्यू, मेरा जो इस प्रिंसिपल का क्या बोलता है कि जो मेरा वैल्यू होगा वो यूनिवर्सल वैल्यू होगा। ह्यूमन डिग्निटी, नॉन वायलेंस, मैं नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पे चलूँ। तो ये सब भाई छोटे मोटे चीज़ें पॉइंट पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन है 1 2 आ गए तो वही बड़ा बात है। फिर आता है एथिकल डायलेमा। डायलेमा एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें तुमको चॉइस करना होता है। चॉइस किस में करना होता है? राइट वर्सेस रॉन्ग में, ठीक है। बस तुमको चॉइस करना होता है, बाकी तुम रीडिंग मार लेना, और कुछ है नहीं इसमें। अब एथिकल डायलेमा में चॉइस करे कैसे? तो देखो 2 3 बातों का ध्यान रखना है। पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी का, कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, और स्टेक होल्डर्स यानी जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो उन सबको देखकर डिसीजन लिया जाता है और इसी से तरह से एथिकल डायलेमा किया जाता है। तो अब मैं वो चैप्टर लेकर आऊँगा, वो जो टॉपिक बच गए उनको मैं अच्छे से लिखवा के करवाऊँगा, उस दिन कॉपी लेकर बैठना। एंड थोड़ा 1 2 दिन इधर हो जाता है वीडियो डालने में, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मेरा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ भाई। 10 से 15 दिन मेरे को अभी ऐसे ही रहना है। एंड अभी फाउंडेशन वालों को भी 20 तारीख से मेरे को वापस से स्टार्ट करना है, उनका शेड्यूल प्रिपेयर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 2 दिन डिले हो जाता है। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, मैनेज रखना। एंड इसके बाद वाला क्लास बिल्कुल मिस मत करना भाई, वो क्लास अगर तुम मिस कर देते हो तो भाई तब तुमने ये पूरा चैप्टर पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।